मकाशो यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आवाजों के इस बीच में एक दरिया सा बहाव है जहां लफ्ज किनारों से टकराकर सवाल बनते हैं। एक तरफ सख्त लहजे की गूंज है जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो और कहा तो ये जा रहा है कि अभी इब्तदा अभी मुकम्मल नहीं हुई। दूसरी तरफ समंदर की राहों में रुकावटों की कहानी है जहां सफर खुद अपनी सलामती पूछ रहा है। कई फैसलों की शिद्दत बढ़ चुकी है, कहीं उम्मीद की हल्की सी लकीर भी दिखाई देती है। बातचीत के दरवाजे खुलने की कोशिश भी जारी है और तनाव की उलझने भी खुलने का नाम नहीं लेती। कुछ आवाजें कहती हैं मसले का हल नर्म लफ्जों में है, कुछ दावे ताकत के साए में खड़े हैं। तेल की रवानी हो या मैशत की सांस, सब एक ही सिलसिले में बंधे नजर आते हैं। क्या ये कदम इत्मीनान की तरफ बढ़ेंगे या परेशानियों का दायरा मजीद वसी होगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे। यहाँ मंजर कुछ और है, जैसे गली के मोड़ पर कई रास्ते एक दूसरे से सवाल कर रहे हों। एक पुकार है जो दीवारों तक सुनाई दे रही है, मगर कदमों में हिचकिचाहट भी साथ चल रही है। कुछ चेहरे आगे बढ़ने का इरादा तो रखते हैं तो कुछ पीछे हटने की दलील भी देते हैं। ऐवान के अंदर की बाज़गश्त भी कम नहीं, जहां नशिस्तों के मुस्तकबिल पर सवाल उठ रहे हैं। कारकुनान के दिल में उम्मीद और थकन एक साथ जगह बनाए हुए हैं, जैसे चिराग जल भी रहा हो और टिमटिमा भी रहा हो। कहीं राब्तों के दरवाजे बंद हैं, कहीं नए बंधन की बात होती है। मुलाकात की फहरिस्तें भी तैयार हैं मगर फासले अभी बाकी हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जहां समत वाज़े नहीं मगर सफर जारी है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे घर के हिसाब किताब के हवाले से, जहां हर अदद अपनी अहमियत जताता है। खजाने की मेज पर रखे फैसले ऐसे हैं जैसे तराजू के दोनों पलड़े बराबर रखने की कोशिश की जा रही हो। एक तरफ सहूलत देने की ख्वाहिश है, दूसरी जानिब बोझ कम रखने की शर्त। कीमतों का उतार चढ़ाव दूर तक असर डाल रहा है, जैसे एक हल्की लहर भी किनारों को छू जाती है। आलमी सतह की सोच भी उसी दायरे में घूम रही है। अगर रफ्तार ना बदली तो मुश्किल बढ़ सकती है। इसी दौरान दफातर के अंदर भी कुछ चेहरे सुकून का सांस ले रहे हैं, जहां मरात में इजाफा हुआ और ऊपर की सतह पर कारकर्दगी का जायजा जैसे आईना सामने रख दिया गया हो कि हर अक्स साफ नजर आए। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं जहां फैसला सिर्फ आज का नहीं, आने वाले कल का भी है। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं, जिनमें तारिक सुमैर साहब, सगीर चौधरी साहब, किरण खान और मलिक नजीब हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक सुमैर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि आबना हुर्मुज़ में एक नई मसावात जो है वो जन्म ले रही है और ईरान ने अभी अपनी मुकम्मल हिकमत अमली शुरू ही नहीं की। मतलब ये एक धमकी जो है वो उनकी जानिब से दी जा रही है। उसके साथ हम सर ये भी देख रहे हैं कि ईरान ये भी कह रहा है कि आबना हुर्मुज़ को खुलवाने से ज़्यादा अमेरिका इस वक्त जो है वो ईरान को उकसा रहा है। कुछ लगता है आपको ऐसा? जी बिल्कुल जी आकाशा, बहुत शुक्रिया। ये कल भी इस मौजू पे बात हुई थी और इसमें जो रात गए डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं उस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ कि रात गए, आपको पता है यूएई पे अटैक हुआ, उसकी आज प्राइम मिनिस्टर ने मजम्मत की है। वो हालांकि ईरानी कहते हैं कि हमारा टारगेट नहीं था यूएई, मिसाइल तो फायर हुए। फिर जो अमरीकी जहाज़ पे भी उन्होंने मिसाइल फायर किए। जो हिकमत अमली अमरीकी सदर की वो समझ से बाला तारा है। वो बड़े फ़ख्र से ख़ुद को कहते हैं, अपनी तस्वीर भी पोस्ट करते हैं बहरी कज़ाक। हमने तो सुना हुआ था यमन के बहरी कज़ाक। तो ये वैसे मेरी राय में ये अमरीकी अवाम का ही फ़ैसला है कि उन्हें सदर बनाया है। हम तो इस पर कुछ नहीं कह सकते, जमहूरी सिस्टम है। लेकिन एक ऐसा सदर बन गया है जो कज़ाक होने पे फ़ख्र महसूस करता है, यानी डाकू होने पे फ़ख्र महसूस करता है। सुपर पावर का सदर, सुपर पावर तो दुनिया को साथ लेके चलती है, मामलात को बेहतर करती है। और इन्होंने वोट लिया कि मैं जंगें बंद कराऊंगा। नोबल अमन अवार्ड के लिए भी इन्हें पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया। लेकिन अब इनकी जो गैर संजीदगी है वो ज़ाहिर हो रही है। वो मामलात ठीक करना की तरफ संजीदा दिखाई नहीं देते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, बाकी ममालिक ने भी की और एक मुआहदे के करीब आप दोनों को ले आए। लेकिन अमरीकी सदर बार बार शराइत बदलते हैं, तजावीज़ बदलते हैं, जिससे सूरत हाल ख़राब होती है। अब वो कहते हैं जी, बड़ी उन्होंने पोस्टें लगाई, मैं बहरी कज़ाक हूँ। भाई आपको तो ये शर्म आनी चाहिए, ये अल्फाज भी इस्तेमाल करते हुए। आप सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं और आप ये फ़िक्रा इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डाकू हूँ, यानी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का सदर भी हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा डाकू। उसकी दलील मैं ये दूंगा, वो एक ट्वीट करने से पहले अपने ख़ास जो उनके बिजनेसमैनों का सर्कल है, उनकी फैमिली का हो गया या बाकी हो गया, उनको बता देते हैं कि मैं अब धमकी अमेज ट्वीट करने लगा हूँ। अब ऑयल की प्राइसेस जो हैं ऊपर जाएंगी, स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगी, जो ख़रीदारी करनी है कर दो।
फिर वो घंटे 2-4 बाद करते हैं, एक दिन बाद करते हैं कि मैं नरम सा ट्वीट करने लगा हूँ, बयान देने लगा हूँ, आपने ये कर लेना है। अरबों खरबों डॉलर की वो गेम्स हो रही हैं, उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं। चीन से वो बदला ले रहे हैं, बड़े तरीके से बदला ले रहे हैं। जापान और चीन का जो आयल है आबनाए हुर्मुज़ से 90% वहाँ से गुजरता है, उनको भी वो तंग कर रहे हैं। रात में उनको सुन रहा था, कह रहे थे मैं बड़ा मुंतज़िर हूँ चीनी सदर शी जिनपिंग से मिलने के लिए, और मैं बड़ी अच्छी मुलाकात होगी। भाई मुलाकात चीनी हुकाम ने, चीनी गवर्नमेंट ने आपको वाज़े कर दिया है। 3 मरतबा आपके चीन के दौरे की तारीखें तब्दील हुई हैं कि आप अमन मायदा साइन किए बगैर बीजिंग ना उतरें जी। तो आपको अमन मायदे की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर रात आप ये भी कह रहे थे मैं ईरान के साथ जंग का हामी नहीं हूँ। भाई फिर कौन है ईरान के साथ जंग का हामी? हम हैं, ईरान खुद है, कोई और है? आपका जो बगल बच्चा है, आपका जो नजायज़ बच्चा है इसराइल, वो आपकी पुश्तनाई पे उसने हमला किया ना ट्रम्प साहब। तो आप एक तरफ बढ़े, अमन की तरफ बढ़े। अगर आपने जंग की तरफ बढ़े मज़ीद तो फिर आपको तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलेगा। सर आपने गेम्स के हवाले से बात किया कि ट्रम्प जो है इस वक्त जो है वो गेम्स कर रहे हैं, सो ये जो गेम्स वो कर रहे हैं उनकी साख बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुतासिर हो रही है। सगीर चौधरी साहब, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है अमेरिका में, उनकी जानिब से ये चीज़ें जो है सामने आई हैं कि जहनी सलाहियत ट्रम्प साहब की इस वक्त ऐसी नहीं है कि मुल्क की क़यादत को जो दरकार है वो चीज़ें उनमें इस वक्त वो सलाहियत जो है वो नहीं पाई जाती है। सो आपको नहीं लगता है जो गेम्स कर रहे हैं, जो हर घंटे बाद उनके बयान जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनकी साख जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है और मिड टर्म इलेक्शन में बहुत बड़ा धचका उनको लग सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो हैं वो जब जंग हुई थी पहली मरतबा 2025 में, तो उस वक्त भी उनके यही बयान थे, और उस वक्त तो मिड टर्म इलेक्शन का दूर दूर तक कोई अभी तक इम्कान नहीं था, चूँकि बहुत देर थी। तो वो बयान इस तरह के देने के लिए वो पहले से ही तैयार होते हैं, और उनके दिमाग में जो आती है चीज़ वो बोल देते हैं। समझ सोच की चीज़ें नहीं बोलते, चूँकि आपने ओबामा को देखा होगा या फिर जो बाइडन का भी तर्ज अमल देखा होगा, तर्ज हुक्मरानी, तो उस पर वो शदीद तनकीद करते हैं। ओबामा की जो डील थी ईरान के साथ, उन्होंने कहा जी वो तारीख की बदतरीन डील की थी उन्होंने। तो हालांकि वो भी एक मुंतखब प्रेसिडेंट थे ना, और ओबामा की एक मकबूलियत थी अमेरिका में भी और पूरे उस दुनिया में भी, लेकिन उसको उन्होंने वो नहीं मानते। वो एक अपना जो है वो फ़लसफ़ा रखते हैं। खैर वो एक अलग डिबेट है। अब सूरत हाल ये है कि जो बयानात के बाद अब मौजूदा सूरत हाल है कि ये जंग जो है वो किस करवट बैठेगी, जो डेडलाइन दी गई है कि आगे इसमें क्या होना है। तो इसमें देखिए दोनों ममालिक, ईरान भी और अमेरिका भी, वो ये नहीं चाहते कि जंग जो है वो ना रुके, बल्कि वो दोनों जंग रुकने के हामी हैं। अब ईरान भी इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता और अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन सूरत हाल ये है कि चूँकि इसमें पाकिस्तान मीडिएटर है, और अब ईरान की जानिब से कुछ थोड़ा सा जो है वो सख्त जो है वो उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जब जो सूरत हाल थी वो चेंज हुई और मुज़ाकरात जो है वो अमेरिका की जानिब से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि फिर हम जो है वो अब अपना उस वक्त तक कोई भी लाहे अमल नहीं दे सकते जब तक डोनाल्ड ट्रंप हमें वाज़े कोई पॉलिसी नहीं देते। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। फिर उन्होंने मुख्तलिफ रोज़ाना रात को 12 बजे एक मीडिया टॉक करते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और उसमें वो जितनी भी सूरत हाल होती है आइंदा 24 घंटों की वो बताई जाती है। अब देखें, आपने हुर्मुज़ पे मसला खड़ा हो गया आके, उन्होंने रात को ये बयान भी एक दिया है कि जो ही ईरान के साथ जंग ख़त्म होगी तो जो तवानाई की कीमतें हैं यानी पेट्रोलियम मसनूआत की, वो एकदम नीचे आ जाएंगी। फिर जंग कब ख़त्म होगी? अब जब तक जंग ख़त्म होनी है उस वक्त तो दुनिया तबाही के दहाने तक पहुंच चुकी होगी। महंगाई का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान समेत दुनिया को इस वक्त कितनी महंगाई का सामना है। अब फ्रांसीसी सदर जो हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए आबना हुर्मुज़ जो है वो दोनों तरफ से खोले। देखें 7 अप्रैल तक तो आबना हुर्मुज़ जो था वो खुला हुआ था, जहाज़ आसानी से आ जा रहे थे, लेकिन उसके बाद 13 अप्रैल से ये नेवल ब्लॉकेड हुआ, फिर ईरान ने जो है वहाँ पे नाकाबंदी कर दी अपनी। तो ये दोनों ममालिक का आपस में एक बहुत ज़्यादा क्लैश है। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि जो रात को कल जो है वो एक डेवलपमेंट हुई है,
पहले तो अमेरिका ने ये माना ही नहीं कि हमारे जहाज़ पे जो है वो अटैक भी हुआ है, फिर उसने थोड़ी देर बाद मान भी लिया। तो अब सूरत हाल है कि वहाँ पे 2000 के करीब जहाज़ जो हैं वो इस वक्त ब्लॉक हैं आबना हुरमुज़ में, और उनके वहाँ पे ब्लॉक होने की बड़ी वजह जो है वो दुनिया अमेरिका समझती है जी। और वो इस वक्त अमेरिका ही चाहता है उनको निकालने की कोशिश करे। और लेकिन दूसरी जानब ये अमेरिका ये भी चाहता है, उनका गेम ये है कि अब ये किसी तरीके से ईरान उन पे अटैक करे, जब वो ब्लॉकेट तोड़ें तो फिर मैं दूसरे ममालिक को कहूँ कि देखें आपके जहाज़ों पे अटैक हुआ है, जिस तरह जनूबी कोरिया पे हुआ है, तो अब जनूबी कोरिया को उसने कह दिया कि आपके जहाज़ पे अटैक हुआ है। ईरान भी तो यही कह रहा है कि आबना हुरमुज़ जो है खुलवाने से ज्यादा ईरान को इस वक्त उकसाने की कोशिश की जा रही है। किरण, आपकी तरफ आना चाहूंगी, आने वाला वक्त जो है वो पॉलिटिकल वक्त जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। ट्रंप जो है वो चाहते हैं एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार जो है उन्हीं के पास रहे, लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं कि उनकी जो इस वक्त जो वो फैसले कर रहे हैं उनसे अमेरिका की आवाम जो है वो भी सख्त नाखुश नज़र आ रहे हैं। उसके साथ जो उनकी अपोजिशन है वो भी सख्त नाराज़गी का इजहार कर रही है। मिड टर्म इलेक्शन जो है वो भी सर पे हैं और सब यही कह रहे हैं कि ट्रंप हार जाएंगे, लेकिन ट्रंप जो है इस वक्त वो ये समझते हैं कि शायद वही इस कुर्सी पर बिराजमान रहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन ट्रंप को समझना इस वक्त मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि उनके जो खास करके माजी के बयानात हैं और अब जो आए रोज़ उनके बयानात हमारे सामने आते हैं, उसको अगर देखा जाए तो कोई भी ट्रंप सबको एक्यूरेट नहीं समझ सकता। वो रात को कुछ होते हैं, सुबह कुछ होते हैं। मिड टर्म की आपने बात की, डेफिनेटली मिड टर्म आ रहे हैं, उसी के लिए अगर गेम जैसे जहाँ पे मेरे कलीग्स ने बाकियों ने भी बात की कि हमें गेम को समझने की ज़रूरत है। एक तरफ तो ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो ये जो जंग है इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि उनकी मकबूलियत अगर देखा जाए विद इन अमेरिका तो उनकी मकबूलियत जो है वो कम हो रही है। उनकी जो अपनी पार्टीज़ हैं इवन के उसके अंदर भी सवालात लोग जो है उनके ऊपर उठाना शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ फिर जो अपोजिशन है खास करके वो आड़े हाथों ट्रंप की कैबिनेट को और बाकी सारी जो इनकी चीज़ें चल रही हैं उनको ले रही है कि किस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं। वो फैसलों का वहाँ पे तो आंसर मांगा जाता है, जवाब मांगा जाता है कि आपने इस पूरी वॉर के अंदर अचीव क्या किया है। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया, एयरफोर्स को तबाह कर दिया, उनके जो जोहरी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज हैं, उनको तबाह कर दिया है, तो फिर ये चीज़ें सॉर्ट आउट क्यों नहीं? और जितने पैसे अब तक आप लगा चुके हैं उसका अमेरिका के ऊपर भी आने वाले चंद जो महीने हैं और साल है इन्फ्लेशन उसके ऊपर भी आएगी, जिसके ऊपर वो कुछ भी आंसर करने से कासिर हैं। यही वजह है कि इस तरह के बयान जो हैं ट्रंप साहब एक तरफ तो मिड टर्म इलेक्शंस की वजह से वो अपने लोगों को सेटिस्फाई करने की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं या मजबूर हैं कह लेंगे बयान देने पे, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि हम ये जो जंग है वो जीत चुके हैं, वार जीत चुके हैं, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अंदर से उनको भी शायद पता है कि 40 दिन तक ईरान ने अगर उनके आगे जो है वो आगे रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो इसका मतलब यह है कि ईरान जो है आगे भी कर सकता था, उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत थी। तो इसलिए अब अमेरिका भी नहीं चाहता था, वो भी चाहता था किसी तरीके से ये जंग रोकी जाए। जैसे ही पाकिस्तान ने फिर सालसी का किरदार अपना अदा किया जिस तरीके से किया, उसके ऊपर ट्रंप साहब और ट्रंप की जो कैबिनेट है वो मान गए कि हम ये आर्जी जंग बंदी जो है वो कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखा कि काफ़ी टाइम तक जंग बंदी रही, कुछ दिन तक बिल्कुल सुकून रहा, लेकिन कल से फिर से आप देखेंगे एक शीतकी जो है हमें दिखाई दे रही है, जैसे दोबारा से शुरू हो गई। अब किस तरीके से पाकिस्तान किरदार अदा करेगा वो भी अब देखना बहुत जरूरी है। अब इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें कि पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा करेगा। मलिक नजीब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। ईरान जो है वो एक इल्जाम लगा कि अमेरिका ने सिविलियन सामान बरदार कश्तियों पर फायरिंग किया जिससे 5 शहरी जो है वो शहीद हुए, जबकि ट्रंप एक और दावा करते दिखाई देते हैं कि फौजी कश्तियां तबाह की गई हैं उनकी। तो सर नजीब, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? ये चीजें इस वक्त समझ से बाला तर है क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इस पर बात कर रही है, ये होने क्या जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जंग जो है ये अमेरिका की जंग नहीं थी। अमेरिका इस जंग में कूदा था और अब अमेरिका इस जंग से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ईरान और अमेरिका दोनों, जिस तरह सगीर चौधरी साहब ने बात की कि ये दोनों मुतहम्मिल नहीं है जंग के। ये इस वक्त ना ईरान इस पोजीशन में है कि वो जंग करे और ना अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो जंग करे। अब दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि जो बैकडोर राब्ते अभी हो रहे हैं, सफारतकारी जारी है, पाकिस्तान की तरफ से साजिशी का किरदार अदा किया जा रहा है। उसमें अब अमेरिका की जानिब से एक नया नाम सामने आ रहा है जो एक वफ्द अगर पाकिस्तान का दौरा करता है तो उसमें वो शामिल होंगे। कोई नया नाम है? जी, नया नाम है। वो सदर ट्रंप के बड़े करीबी समझे जाते हैं। वो शामिल कर दिया गया, वो ईरानी अमूर पे माहिर हैं। जी बिल्कुल, और वो उनके बड़े करीबी दोस्त हैं ट्रंप के। जी। तो अभी क्योंकि अमेरिका जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं है, अमेरिका ये चाहता है कि जंग किसी तरीके से ख़त्म हो,
क्योंकि इस जंग से नुकसान तो अमेरिका को नहीं है। अमेरिका को अंदरूनी तौर पर जो नुकसान होना है वो ही है, बाकी अपना हुरमुज़ बंद है, खुली है, उससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होना, कोई फ़ायदा नहीं होना जी। उसमें जो हमारे ख़ित्ते के ममालिक हैं जी, उन तमाम ममालिक को नुकसान हो रहा है और इस खित्ते को नुकसान होगा, उससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। तो अमेरिका अभी फिलहाल सिर्फ ट्रंप को जो इस वक्त टेंशन है वो मिड टर्म इलेक्शन की है, आप ये समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। उसने अपनी सियासी बका भी बरकरार रखनी है और उसने अपनी क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन की वजह से तो उसने अपने आप पर तीसरा हमला भी करवाया है। और आप ये देखेंगे और वो देखें कि उस बंदे का ना कोई पता, ना कोई उसकी तफ्तीश का पता, ना वो किसने हमला किया था, वो बंदा किधर से आया था। पहले दिन स्टेटमेंट आई है, उसके बाद सब खत्म। पहले दिन में पिक्चर तो रिलीज की थी ना, उसके बाद उस पर इतना बड़ा हमला खत्म। ये कहा गया कि ये ज़हनी मरीज था वो। तो बहरहाल अभी देखें कि सदर ट्रंप जो है वो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जंग उनकी नहीं थी, वो इस जंग में कूदे और अब वो इस जंग से निकलने की पूरी कोशिश करें। फेस सेविंग की जिस तरीके से प्रोग्राम में हमेशा बात करते हैं, वो भी तमाम तर चीजें जो हैं वो भी उनको नजर नहीं आ रही। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था और हम देख रहे थे कि अलीमा खान ने कल से ही कॉल दे रखी थी। उसमें कारकुनान को पीछे रखा गया था और कारकुनान जो है वो इस वक्त तक हमें मायूस दिखाई देते हैं। इस वजह से मायूस दिखाई देते हैं क्योंकि वो किसी जो मौजूदा क़यादत है उसमें से किसी पे भरोसा करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भरोसा वो कर नहीं पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये भरोसा करना किस पे है। बहनों में सबको इकट्ठा करने का जो उनका मकसद था, शायद वो बहुत से लोग समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए। इसी हवाले से तारिक ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहनों की तरफ से जो बुलाया गया था और एक कॉल जो है वो दी गई थी, वो सिर्फ ये था कि आप हमारे लिए मत आएँ, आप जो कहते हैं ना कि हमारा लीडर इमरान खान है, सो आप इमरान खान के लिए ही आ जाएँ। सो क्या असर आज के जलसे, आज का जो अडयाला के बाहर बुलाया गया था, सबको किस नज़र से देख रहे हैं आप उसको? ये को पहली मरतबा उन्होंने कॉल नहीं दी अलीमा खान ने या उनकी बहनों ने। वो हमेशा जब भी मुलाकात का मौका होता है वीकेंड पे, हर वीक वो देती हैं, लेकिन वो 10,000 की फ़िगर का डिमांड करती हैं कि वहाँ आ जाए। लेकिन वहाँ अमूमन देखा जाता है 1,500 इतने ही कारकुन मुश्किल से पहुँच पाते हैं। जो लीडर्स हैं अक्सर वो गायब होते हैं। और वो मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बात, जेल में तो कितने लोग आते थे उनकी। भाईजान मुझे बात अगर करने दे तो आप करते रहे बात। मैं तो ऐसे नहीं नवाज शरीफ वगैरह ने कभी इस तरह की कंपेन चलाई भी, कंपेन नहीं चलाई थी ना कि हम 10,000 बंदे लाएंगे, 20,000 लाएंगे। वो अलग मौजू है, आप उस पर बाद में बात कर लीजिएगा। मैं अभी ये बात करना चाहता हूँ कि जो पीटीआई की क़यादत है ना, उसके अंदर जो तकसीम है उसका कारकुनों के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा सेनेटर, बड़े संजीदा शख्सियत है उनकी, वो कहते हैं कि जी PTI के बकौल कि 90% लोग पाकिस्तानी अवाम PTI के साथ हैं और 10% बाकी जमातों के साथ हैं। तो वो कहते हैं अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर भी इनका लीडर जेल के अंदर है और ये उनको निकालने में कामयाब हुए। और अगर ये बात या दुरुस्त नहीं है कि इतनी मकबूलियत है, या फिर इनकी क़यादत नायल है जो निकाल नहीं पा रही। आपको पता है JUI और PTI आजकल आपस में बड़े राब्ते हैं और इनका माजी के जो ताल्लुकात थे वो वाले नहीं हैं। ये उनका तबसरा है। महमूद खान रज़क़ज़ई की सोच थोड़ा डिफरेंट है। जो PTI की लीडरशिप हार्ड लाइनर है, जुनैद अकबर हो गए, बाकी हो गए, जो सुहेल अफरीदी है, उनके मतलब आपको पता है जब वो अपॉइंट हुए थे आपके ही प्रोग्राम में मैंने बार बार कहा था कि इनकी मुलाकात अडयाला जेल में नहीं होगी। उस वक्त वो विकेट के एक तरफ खेल रहे थे, अब वो विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं और चारों तरफ खेलते खेलते वो क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। किसी भी वक्त खबर आएगी कि उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है या उनके ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर ये हो गया। पार्टी के अंदर एक और बगावत की तैयारी की जा रही है, वो है पार्टी के चेयरमैन और बगावत भी हो रही है पार्टी ओहदेदार। मेरे पास तो खबर है कि मुस्लिम लीग नून में भी आने वाले वक्त में बगावत हो रही है। चलें हो जाए जी, अच्छी बात है ना। और मैं अभी जो आपको खबर वो कौमी असेंबली की सीटें सर, इसके बाद आपका नंबर है, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बारी में जितना बोल लें। मेरी बारी में बोल लीजिएगा, मेरा बात मुकम्मल होने लाओ, मेरी बारी में बोलिएगा।
नहीं, मैं आपको लॉ करता हूँ। नहीं, मैं आप मेरी बात मुकम्मल होने देना सर। नहीं, मैं जो पीटीआई के लीडर से मेरी बात हुई है, पीटीआई के लीडर के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि हमारे चेयरमैन और हमारे सेक्रेटरी जनरल इस काबिल नहीं है कि वो कारकुनों को मुतरक कर सकें, बाहर ला सकें। वो अपनी अपनी गेमों में लगे हुए हैं और उनको इसीलिए एक क़यादत दी गई थी वकला को कि जी वो इमरान खान को अदालतों से या रिलीज़ करा लेंगे या कोई मुज़ाकरात करा लेंगे गवर्नमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। अब वो कहते हैं कि एक जो है बगावत इस सेंस में कि एक साइन कराए जा रहे हैं लोगों से कि हम अदम एतमाद करते हैं दोनों पे और इनकी जगह नया चेयरमैन और नया सेक्रेटरी जनरल लाया जाए। इस पे सिग्नेचर लेने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस यहाँ तक ये बात पीटीआई के अंदर पहुंच चुकी है। चौधरी साहब आपकी तरफ आती हूँ। अलीमा खान ने सिर्फ अहदेदारों और हम देख रहे हैं कि अरकान पार्लियामेंट को अडयाला जेल बुलाया था, ये चीज़ भी हमारे सामने है। लेकिन उसके साथ साथ शेख वकास अकरम साहब इस वक्त ये कह रहे हैं मुझे पार्टी क़यादत से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि तमाम लोगों को कन्वे करूं कि कल अडयाला जाना या नहीं। हो सकता है लीमा बाजी और राजा साहब की कोऑर्डिनेशन नहीं हुई हो, हालांकि होती रहती है। मतलब बहुत से तो लोग पीटीआई में इस वक्त ऐसे हैं जो कि उन खबरों की तरदीद करते हैं जब उन्हें बानी के लिए बुलाया जाता है तो उसके बाद उनकी तरफ से इस तरह के बयान आना किस नज़र से देखेंगे आप इसको? शेख वकास साहब को पता नहीं वो सो रहे होंगे उस वक्त। ये तो आजकल इतना फास्ट दौर है कि आप एक जस्ट मैसेज करते हैं, उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और ये तो ग्रुप में पूरी मैसेज कर देते हैं कि सुबह इकट्ठे होना है, वो चले जाते हैं। आप पता ही है आपको। तो कोई लेटर लिखा जाता है बाकायदा तौर पे कि ये लेटर जाएगा, फिर उस पर एक्नॉलेजमेंट आएगी और उसके बाद शेख वकास साहब जो हैं वो आगे अपनी मुहिम चलाएंगे कि भी इतने लोगों को आना है। शेख वकास साहब वैसे पहले कितना मरतबा आ चुके हैं अडयाला जेल के बाहर, कभी देखा है उनको आते हुए इधर? वो बैठ के उधर पता नहीं कहाँ से वो बंद कमरे में बैठ के उनको बयान शान एक आधा दे देते हैं। बहरहाल देखें, जो बात कर रहे थे मेरे जनाब मोअज़्ज़ज़ तारिक सुमैर साहब कि पीटीआई में बहुत तकसीम है, बगावत है। क्या मुस्लिम लीग में तकसीम नहीं है? मुस्लिम क्या पीटीआई वालों ने जो है वो अपनी पार्टी को में से अलहदगी इख्तियार की बहुत सारे रहनुमाओं ने। तो मुस्लिम लीग के रहनुमा जो है वो पुराने, वो मुस्लिम लीग को क्यों छोड़ के गए थे? मुस्लिम लीग के अंदर अगर खराबी ना होती तो क्यों छोड़ते? चौधरी निसार साहब जो हैं वो इतने जीरे किस्म के सियासतदान हैं, उन्होंने क्यों छोड़ा था? पीटीआई में कोई खराबी है जो इनके लोग? पीटीआई में नहीं खराबी। देखें, ये जमहूरी तर्ज अमल ही नहीं है, ये जमहूरी तर्ज अमल है जो आप अपना रहे हैं। अडयाला जेल और कोट लखपत जेल और दीगर जेलें आपका भी मस्कर नहीं है जी। तो क्या आप एक कैदी के साथ इस तरह ट्रीट करेंगे? जनवरी 2024 से उनके खिलाफ आप जो किया हुआ है इस गवर्नमेंट ने कि उनके खिलाफ आपने इतना उनको टाइट किया हुआ है कि मुलाकात ही नहीं करवाते। अदालत ने हालांकि ऑर्डर किए हुए हैं कि आप उनसे मुलाकात करवाएं। अब जो अलीमा है या उनकी बहनें हैं वो अगर मुलाकात के लिए आती हैं और उनके साथ कारकुन आते हैं तो उसमें कौन सी खराबी है? फिर उनके साथ जो ट्रीट होता है आप रात भर देखते हैं, कितना तमाशा लगाया होता है रात तक पुलिस ने। ये गवर्नमेंट का कोई तर्ज अमल है? ये जो जमहूरी हुकूमत में इस तरह का तर्ज अमल अपनाया जाता है? क्या इनकी हुकूमत ने ख़त्म नहीं होना? ये क्या समझते हैं कि सारी उम्र जो है वो इनकी अपनी हुकूमत रहेगी, आगे कोई और हुकूमत चेंज नहीं होगी? क्या फिर इनको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं होगा? चूँकि माजी में भी हुआ है। देखें, अब मसला ये है कि हर जो पार्टी है उसकी अपनी हिकमत अमली होती है। अब देखें, उसका लीडर ही जेल में है तो आप उसके ऊपर जो मर्जी करते रहें। अब उसकी सिर्फ और सिर्फ जो वारिस हैं वो उसकी बहनें हैं। उसकी जो बीवी थी जो चलाती थी इस पार्टी को इमरान खान के बाद, वो भी जेल में है साथ, ठीक है। और बहुत सारे जो उनके सियासत जो उनके बहुत अहम लीडर थे वो भी जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं। तो आप उनके इतना हुकूमत को खौफ है कि आप मुलाकात तो उनके साथ करने नहीं देते। रात की तारीकी में बीमारी में उसको लेके आते हैं आप छुपा के हॉस्पिटल और छुपा के आप ले जाते हैं वहाँ पे। आपको क्या खौफ है? आप लाए ना उनको, आप सुबह ले आए। सिक्योरिटी दिन को भी हो सकती है, सिक्योरिटी का कौन सा इशू है? आप रूट ही लगाना है ना, वही रूट आपने जो रात को लगाना है वो दिन को लगा दें। भाई सिक्योरिटी का तो ये होता है कि हर चीज, अब हर चीज जो है मुझे सिक्योरिटी पे बताएं कि सर इस पे सिक्योरिटी जो है वो सुबह को नहीं हो सकती क्या? सर इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। किरण, आपकी तरफ आना चाहूंगी। पीटीआई के जो लोग हैं इस वक्त, जो क़यादत है, उनको खुद तो समझ नहीं है लेकिन बहुत से लोग उनको मशवरा भी दे रहे हैं और मशवरों पे वो अमल करते नजर भी नहीं आते हैं। किरण, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है खालिद खुर्शीद साहब, वो कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग मार्च के लिए निकलना चाहिए। अगर ये नाकाम हो तो दूसरा लॉन्ग मार्च होना चाहिए और अगर वो भी नाकाम हो तो फिर तीसरा। जब तक खान की रिहाई नहीं होती हमें लॉन्ग मार्च जो है वो जारी रखने चाहिए। मतलब आगे पीछे दाएं बाएं से आपको इतने सारे मशवरे जो हैं वो लोग देने वाले
लें लेकिन आप लोग किसी चीज़ पे अमल नहीं करें। किरण, बानी को रिहा करवाने का क्या लाहेअमल होना चाहिए? देखिए, खुर्शीद खालिद से बंदा पूछे कि आपको रोका किसने, अगर लॉन्ग मार्च करना है तो आप कल की जगह आज निकलना शुरू कर दें। सिर्फ बयानात क्यों दे रहे हैं? आप निकले गिलगित बल्तिस्तान से, वहाँ पे इलेक्शंस की वजह से आप भी एक्टिव हो गए और इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो बयानात तो बहुत सारे लोग देंगे, इस तरह के मशवरे भी देंगे, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो अपनी क़यादत है उसको भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें किस तरीके से एक लायका अमल बनाना चाहिए। देखिए, सुहेल अफरीदी साहब को लाने की वजह ही यही थी कि अली अमीन गंडापुर है, वो उस तरीके से तहरीक को आगे चला नहीं पा रहे थे। बानी को रहाई दिलानी है, बानी को जेल से निकालना है, तो उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी और पूरी टीम को उसके ऊपर यकजक होके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके कोई आपको प्रोसेस जो है चीज़ों में कुछ आप जी समझे कि कोई आपको थोड़ी बहुत उसके अंदर पेशरफ्त होती हुई दिखाई देगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पार्टी के अंदर जब डिवीजन होती है, तकसीम होती है, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपना अपना नैरेटिव लेकर चल रहे होते हैं, तो उसके ऊपर तो फिर कोई भी सीरियस नहीं होता। और फिर जो पिछले 3 से 4 सालों के अंदर कारकुनानों के साथ हो चुका है, जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब पूरा एक लॉन्ग मार्च, पूरा एक धरना लेके आते थे और फिर बीच सड़क में छोड़कर अपने कारकुनानों को मार खाने के लिए, जेलों में सड़ने के लिए छोड़ के चले जाते थे। तो देखिए, फिर सिर्फ गरीब का बच्चा, उसका बेटा, उसका बाप, उसका भाई अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी यूनिवर्सिटियों को छोड़ के, अपनी पढ़ाई को छोड़ के रोड पर आने के लिए तैयार है। वो अब भी कहीं ना कहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि खान के जो चाहने वाले हैं वो नहीं निकलेंगे। अब भी अगर निकला हो, धरने की कॉल देंगे, पूरे मुल्क से निकले तो वो निकलेंगे, लेकिन आपकी क़यादत कितनी सिंसियर है, वो आपके साथ कितनी लॉयल है। और बहनें कब तक इस तरह के सिर्फ वो भी तो बयानात दे रही हैं, उसके बाद उनकी बात पर मसला यह है कि कोई अमल नहीं, क्योंकि उनके अंदर पार्टी के अंदर तो ओहदा नहीं है, वो तो सिर्फ अपना एक जो रिश्ता है खूनी उसको निभाने की कोशिश कर रही हैं, बार कोशिश कर रही हैं किसी तरीके से उनकी मुलाकात भी हो जाए और फिर जो है बानी बाहर भी आ जाए। लेकिन जो बाकी तरीके इंसाफ की मेन लीडरशिप है, सुहेल अफरीदी साहब हैं, चले अली अमीन गंडापुर को ओहदे से निकाला गया, लेकिन जब से ओहदे से हटे हैं उसके बाद से लेके आज दिन तक मैंने उनको कहीं नहीं देखा कि उनने कोशिश की हो इमरान खान से मिलने की, अडयाला के बाहर आने की, या बैरिस्टर गौहर हैं, वकास अकरम शेख हैं, बाकी बहुत बड़ी एक लीडरशिप है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, जिस पर इमरान खान ट्रस्ट करते हैं। वो चाहते हैं बानी कि वो लोग उनके लिए जद्दोजहद करें, उनके लिए एक पूरी तहरीक चलाएं, लेकिन वो चीज़ होती हुई दिखाई नहीं देती। और जिस दिन होती है उस दिन भी कोई ना कोई इनकी अपनी लीडरशिप जो है वो बहाने बना लेती है। इस चीज़ की तो हम आई नाराज हो जाता है। आकाशा, एक दिन पार्लियामेंट से इन लोगों ने निकलना था जी, पार्लियामेंट से हमने जाके अडयाला के बाहर उन्होंने कहा जी हम खुली कचहरी लगाएंगे। जो पार्लियामेंट का मेन गेट है वो भी एंड टाइम नहीं, पार्लियामेंट से निकलना था, उधर भी जाना, सुप्रीम कोर्ट वाला अलग से था, वो चीज़ अलग से थी, 2 डिफरेंट चीज़ें थी। और जब पार्लियामेंट से निकलना था एंड निकलने के सिर्फ 2-3 मिनट बाद मेरे ख्याल से पहले जो है गेट बंद होंगे, और वो भी मेन गेट बंद हुआ था, उसकी वजह से कोई उस टाइम डेलीगेशंस आने थे सिक्योरिटी इस वजह से, जबकि दूसरा गेट खुला था। और जहाँ पे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ऐसा नहीं होता, उनको सारे चोर दरवाजे भी पता होते हैं, उनको पता है कि पार्लियामेंट के कितने गेट हैं, कहाँ से निकला जा सकता है, जबकि प्रेसिडेंसी और पीएम वाला उस साइड से वो निकल सकते थे। लेकिन उन्होंने जान के पिक्चर सबने बनवाई, सोशल मीडिया पर डाला कि देखें जी हमें तो पार्लियामेंट के अंदर बंद कर दिया गया है, हमें जाने नहीं दे रहे। सही कहा आपने, जब बहुत ज्यादा एग्रेशन शो करते हैं तो सूरत में ये कह देते हैं कि हम पेशावर में बहुत बड़ा जलसा करेंगे, मर्दान में करेंगे, केपीके में, मतलब केपीके की बात करते हैं। भाई आपकी वहां पे गवर्नमेंट है, अगर आप ऐसा कुछ करते भी हैं तो समझे आप अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। मलिक नजीब, हम देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की अगर बातें भी होती हैं तो सिर्फ केपीके की हद तक करते हैं। भाई अगर आप बातें भी कर रहे हैं तो आपको केपीके से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो आपकी गवर्नमेंट है। सो आप सिर्फ बयानात देते हैं, आप सिर्फ एक ड्रामा लगा रहे हैं, वहां पे आपकी गवर्नमेंट है, फिर भी आप वहीं पे ही एहतजाज करते हैं। आकाशा, आज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था जी, तो आज देखें कि वहाँ पर बैरिस्टर गौहर भी पहुँचे, सलमान अकरम राजा भी पहुँचे और बानी की तीनों बहनें भी वहाँ पर पहुँची अडयाला जेल के बाहर। तो वहाँ पर अलीमा खान साहबा ने एक बात मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही, उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि जब भी हम कॉल देते हैं, और उनकी जानिब से ये कहना था कि हमने कॉल कभी नहीं दी, हमने अपील की है, हम कॉल नहीं दे सकते, हम अपील करते हैं। तो जो खान के चाहने वाले हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो क़यादत है उनमें से कोई भी नहीं आता। तो आज बैरिस्टर गौहर भी पहुंचे, वहाँ पर सलमान अकरम राजा भी पहुंचे हैं। तो अलीमा खान साहबा ने ये साथ में ये कहा कि आप देखें कि कुछ रोज़ कबल 40 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए थे, उसमें जो MNAs और MPAs थे उनको छोड़ दिया गया क्योंकि वो खान के चाहने वाले नहीं थे। तो जो खान के चाहने वाले का आम कारकुन थे वो आज भी अडयाला जेल में है।
उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता है उन एमपीएस को किसने रिहा कराया? मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के मोइन कुरैशी की दरखास्त पे। दूसरी ये मेरे ज़ाती इल्म है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जो अहमद खान न्याजी ने कॉल दी थी, वो कॉल नहीं थी, वो सगीर चौधरी साहब पॉइंट क्लियर होने दें। अजय मलिक जी बताएं। तो जिस तरह आपने बात की कि जलसे जो हैं वो सिर्फ केपीके की हद तक होते हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब को अली अमीन गंडापुर साहब का हाल पता है कि हम केपीके से बाहर निकलेंगे तो हमें तो धर लिया जाएगा, कारकुनों को सीधी गोलियां मारी जाएंगी, आप नहीं करेंगे, सीधी गोलियां मारी जाएंगी। यही तो डर है। सुहेल अफरीदी को इसलिए लाया गया जरूर था, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब अपनी निजी महफिलों में, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि वो अपनी निजी महफिलों में कह चुके हैं कि मैं खान की रिहाई के लिए क्या करूँ, मेरे सूबे के फंड मुझे मिल रहे हैं, मेरा सूबा चल रहा है, मेरी सियासत चल रही है, मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ। मैं अगर खान की रिहाई के लिए इकदाम करता हूँ, कोई भी कोशिश करता हूँ, तो मेरे फंड रोक दिए जाएंगे, मेरे लिए मेरा सूबा चलाना मतलब जिस काम के लिए उनको लाया था वो काम वो भी नहीं कर रहे, वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो कह चुके हैं कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। ये आम शहरियों को, आम कारकुनान को करना होगा। ये क़यादत में इतनी सख्त नहीं है, क़यादत जो है वो ये काम सही कहा मलिक नजीब, आपका पॉइंट आ चुका है। क़यादत जो है वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं पीटीआई में जो ये कहते हैं कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें इंतशारी टोला है, फिर हमें जो है वो कैद कर लिया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं हमारी, सो ये चीज़ें हम इस चीज़ के मुतहमिल जो है वो नहीं हो सकते। बात होगी इस पर। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सगीर चौधरी साहब, इस वक्त मैं आप पे आना चाह रही हूँ। सर, बजट 2026 पेश होगा, हुकूमत को बहुत आसान होगा ना ये बजट पास करवाना, इस वजह से क्योंकि अपोजिशन तो सो रही है। उसके साथ साथ सर हम ये भी देख रहे हैं कि IMF ने बजट 2026-27 के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ना देने, टैक्स छूट खत्म करने और बिजली के निर्खों में फौरी इजाफे का एक मुतालबा जो है वो भी सामने रखा है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि हर मुतालबा जो है वो IMF का माना जाता है और अवाम जो है वो पिस कर रह गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब कोई कसर छोड़ी है इन्होंने इजाफे की? सर इससे बढ़ गई तो क्या बढ़ गई तो क्या होगा? गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, फिर लोग घरों में बैठ जाएंगे और बस इसी तरह से निज़ाम चलेगा। और ये जो कह रहे हैं रोज़ाना, हर बार कहते हैं और हमें डराते हैं कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। भाई डिफ़ॉल्ट हो ही जाए यार, आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाएँ, जाने दें। कम से कम हमारी कर्ज़ों से तो जान छूट जाएगी, IMF से जान छूट जाएगी, सूद से तो जान छूट जाएगी। हमें सूद तो माफ़ हो जाएगा ना जब तक हम उस डिफ़ॉल्ट को पूरा नहीं करेंगे। बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो डिफ़ॉल्ट में चले गए थे, अब फिर उन्होंने उसके बाद ग्रूम किया है। तो ये इस तरह की कहानियाँ सुना के हमें डराते हैं। और नाहिली इनकी ये है कि ये कर्ज़े लेके मुल्क चला रहे हैं। इन्होंने आप खुद किया क्या है? आप कर्ज़ों में तो आपको कर्ज़े दे देंगे तो आप इससे मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से चला सकते हैं। कर्ज़े से मुल्क नहीं चलते। और देखें, ये जब आप किसी से सूद पे पैसा लेते हैं, जो शरई तौर पर सूद है ही हमारे मज़हब में हराम है, उसमें बरकत ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि आप मुल्क की तमीर व तरक्की उससे कैसे करेंगे? और सूद पे सूद लेते हैं और कर्ज़े पे कर्ज़ा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। आपने देखें प्राइवेट सेक्टर में कितनी ज़्यादा आपने इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। बीमार सनती यूनिट को आपने कितना ऊपर उठाया है, आपने रोज़गार के कितने मौके पैदा किए हैं। आपके मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। निज़ाम तालीम आपका बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। सेहत का सिस्टम बिल्कुल फारग है। आप चले जाएं सरकारी हॉस्पिटल्स में, अब भी वहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो बजट में भी, इस बजट में भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज़बानी दावे मिलेंगे, लफ्जी बातें मिलेंगी, किसी ने अपना काम दानेदारी से नहीं इसके किया। अलावा बिल्कुल नहीं मिलेगा कुछ भी। अच्छा, ये आवाम से मत तोका लगाया कि कोई उनको बजट में कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। 0%। ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने भी अपना काम दानेदारी से नहीं किया। देखें कि आपके सामने है भाई, आप देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत में आप अभी जंग के आपको खतरात जो है ना सिग्नल आ रहे होते हैं, आपको पहले आ जाते हैं ना, वो सिग्नल आ रहे हैं तो आपने पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो 63 रुपीज़, यार उसका कुछ जस्टिफिकेशन थी? आपने 63 रुपए क्यों बढ़ाए? आप अभी तक किसी को जवाब दे हैं? ये सर आप वहीं पे खड़े हैं, बेसिकली हुकूमत किसी को जवाब दे रही है। ज्यादा बढ़ चुकी है सर जी। नहीं, मैं ये बात बेसिक से बेसिक कर रहा हूँ। अब उसके बाद फिर आगे वारदातें जो हुई हैं, तो ये हुकूमत किसी को जवाब दे है ही नहीं। मतलब आपने बताया कि अपोजिशन सोई हुई है। अपोजिशन का क्या किरदार है?
अपोजिशन भी तो इनके साथ मिली हुई है ना। अगर अपोजिशन अपना सही किरदार अदा करे, जिसका काम होता है कि वो जो इनकी नाक़िस पॉलिसियाँ हैं, जो मुफाद आमा में पॉलिसियाँ नहीं हैं गवर्नमेंट की, उस पर सख्त तनकीद करे और आवाम को बताए कि ये इनकी पॉलिसीज जो हैं वो मुफाद आमा में नहीं है, तो आवाम इनका साथ देंगे। सगीर चौधरी साहब, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में कहते हैं आवाम सो रही है, लेकिन अब इस वक्त ये लगता है कि अपोजिशन सो रही है। जिस तरीके से तारिक सुमैर साहब, सगीर चौधरी साहब ने भी कहा है कि कोई भी अपना काम दयानतदारी से नहीं करा। सो इसमें ऐसा हुआ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़रा से 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो मांग ली है। अगर कोई भी अपना काम सही से नहीं कर रहा तो ये कारकर्दगी रिपोर्ट जो है कैसे पेश की जाएगी? ये एक मामूल है जी, हर साल कारकर्दगी रिपोर्ट वज़रा की मांगी जाती है। वज़ीर आज़म को पता होता है और वज़ीर आज़म के जो करीबी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको पता होता है कौन सही काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं इसमें बड़ी गड़बड़ होती है। कारकर्दगी ना भी हो तो मजबूरी होती है जी वज़ीरों को लेके चलना है और साथ चलना है। असल में 3 मिनिस्ट्रियाँ हैं जो हुकूमत का इमेज भी बनाती हैं और हुकूमत का इमेज तबाह भी कर देती हैं। उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है और एनर्जी की मिनिस्ट्री है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल होता है कि जी बजट कैसा लाना है, इंटरनेशनल इदारों के साथ कैसे डीलिंग करनी है और बजट में रिलीफ देने की पोजीशन में है नहीं है। क्या हर वक्त रोना पड़ा होता है कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ानी हो तो हम उधर कैबिनेट रूम के बाहर पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, जब काबीना का इजलास बजट वाले दिन होता है तो इतला आ रही होती है जी अंदर जो वजारत ख़जाना की टीम कह रही होती है जी हमारे पास तो बिल्कुल जी ख़जाना खाली है, हम तो 7% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ा। जब अपनी तनख्वाहें पार्लियामेंटेरियन ने बढ़ानी हो, 5 लाख एकदम करनी हो 1,70,000 से, तो उस वक्त तो बजट आपको अवेलेबल होता है। जब बाकी अहदेदारों की तनख्वाहें बढ़ानी हो, जब जजेस की तनख्वाहें बढ़ानी हो तो आपके पास बजट अवेलेबल होता है। सरकारी मुलाजमीन सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कोई देता है तो इस मुल्क के अंदर सैलरीड क्लास देता है, चाहे वो निजी शोबे का हो चाहे सरकारी शोबे का हो। और वज़ीर आज़म ख़ुद अपनी बातों तकरीरों में इस बात का एतराफ़ करते हैं, लेकिन जब रिलीफ देने की बात आती है तो वज़ीर आज़म भी कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वज़ीर ख़जाना कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वज़ीर ख़जाना इस मुल्क की बदकिस्मती है, हमेशा वज़ीर ख़जाना वो आता है जिसका आलमी लिंक होता है, बाहर की इदारों के साथ उसने काम किया होता है, चाहे जिस ये हर एक के साथ होता है ना। प्रॉपर्टी है, लिंक है, नहीं मौजूदा का भी है ना वो, हालांकि उनके मौजूदा की मैं क्या बात कर रहा हूं, माजी के वज़ीर ख़जाना ले लें, मौजूदा ले लें, हर दौरे हुकूमत में बदकिस्मती से एक 90 के ज़माने तक ये सिलसिला नहीं था, 93 उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और वज़ीर ख़जाना बाहर कई आते रहे मैक्सिमम अदवार में, परवेज़ मुशर्रफ। अब बात यह है कि जो आपने कहा काबीना की रिपोर्ट्स आएगी, क्या वज़ीर आज़म किसी को निकाल देंगे इस रिपोर्ट की बुनियाद पर? सरकार तो जा रहा है बजट की वफाकी काबीना में रद्दोबदल का इम्कान मुझे नहीं लगता कोई रद्दोबदल होगा मेजर। 1-2 आगे पीछे कर दें, कोई कमज़ोर बेचारा होगा उसको कर दें। वो कह रहे हैं एक खबर ये कही कि एक वज़ीर ने कहा एक वज़ीर तो ऐसे हैं जो अपनी मिनिस्ट्री में नहीं बैठते, वो हमेशा पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं, मिनिस्ट्री के अंदर वो उन्हें पता नहीं जाने नहीं दिया जाता या वो ख़ुद नहीं जाते, फाइलें वहाँ आती हैं तो उनके मुतालिक एक तासर दिया जा रहा है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मेरा महकमा तब्दील कर दिया जाए। तो वो सीनियर लीडर्स में शुमार होते हैं पार्टी के, लेकिन उनकी वजारत भी मुझे नहीं लगता तब्दील होगी। चलें ठीक है, किरण आपकी तरफ आना चाहूँगी। IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ना देने का जो मुतालिबा है वो भी हमारे सामने आया। एक दफ़ा सायरा जी ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि IMF को गरीब ही नज़र आता है, अमीर क्यों नहीं नज़र आता। तो वफाकी आईनी अदालत के मुलाजमीन के अलाउंसेस में एक बड़ा इजाफा जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? काशिफ में एक तो आपने ये सवाल किया, लेकिन एक अभी जो है तारिक सुमैर साहब ने भी एक बात की है कि जब अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात आती है, चाहे जजेस की है, पार्लियामेंटेरियंस की है, लास्ट बजट पे भी हमने देखा था कि जैसे ही बजट पेश हुआ उसके बाद एकदम से जो मराहत हैं वो बढ़ाई गई थी। और अब जून आने वाला है, क्योंकि बजट पेश होने वाला है, तो उससे पहले ये सिर्फ बयानात ही होते हैं कि जी ये वाली रिपोर्ट दे दें, वो रिपोर्ट दे दें। और एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि हमेशा से हमारे यहाँ ना एक लॉलीपॉप आवाम को दिया जाता है जब बजट आता है, क्योंकि पता तो किसी को भी कुछ नहीं होता कि बजट में आने वाला क्या है। सब अपनी स्पेकुलेशंस जो होती हैं उसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। खास करके जो फाइनेंस के रिपोर्टर होते हैं उनको थोड़ा बहुत डेटा पता होता है, उसके बिहाफ पे फिर वो पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बनाई जा रही होती है। लेकिन पहले ये कहा जाता है कि जी सरकारी मुलाजमीन की कोटा हमेशा से 10 से 15% ही रखा होता है, लेकिन क्या होता है जी 7 से स्टार्ट करते हैं, ताकि क्योंकि उनको पता होता है सरकारी मुलाजमीन ने जो है वो एहतजाज भी करने हैं, बाकी लोगों ने भी बात करना है, सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी बात करनी
करनी है तो हम उनको लॉलीपॉप देंगे, देखिए हम तो 7% करने वाले थे, लेकिन अब आपने क्योंकि एहतजाज किया है, आप अपना हक मांग रहे हैं, तो हम 10 से 15% कर रहे हैं। तो इसलिए अवाम भी खुश हो जाती है कि देखिए ठीक है 7% कर रहे थे, कुछ तो हमने बढ़वा लिया, जबकि उन्होंने रखा होता है। अगर वो ये भी बात ना करे तो शायद वो 7% ही उनको मिले, फिर 15% भी ना मिले। अगर वो पहले ही 15% अनाउंस कर देंगे हम 15% बढ़ा रहे हैं, तो उनको पता होगा कि तब भी जो है ये प्रोटेस्ट किया जाएगा मुलाजमीन की जानिब से, तो फिर हम उसको 20% तो कर नहीं सकते। तो ये भी एक बड़ी ना स्ट्रेटजी के साथ चीज़ें हो रही होती हैं। और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बजट में मिसगाइड करने वाली होती है वो ब्यूरोक्रेसी होती है। वो जो फाइनेंस को, बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को जो रिपोर्ट्स दे रही होती है, वो तो ब्यूरोक्रेट्स बना रहे होते हैं। अपनी उनकी तनख्वाहें जाके चेक कर लें, उनकी अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट उनसे मांग लें, उनको आपको आवाम को सिर्फ एक दफ़ा उन सारी चीज़ों का ऑडिट करके आवाम के सामने रख दें, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ वाकई वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि हर चीज़ के ऊपर मैं टैक्स दे रही हूँ, आप टैक्स दे रहे हैं, आम आवाम हम तो हर चीज़ हम खाने के लिए जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो हम तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस टैक्स के बदले में एक आवाम को क्या मिल रहा है? हर चीज़ के ऊपर जंग कहीं भी होती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा के आवाम के ऊपर बोझ ला दो जी, कुछ भी कहीं हो गया बिजली की कीमतें बढ़ा दो। किरण, नहीं, वो उसी हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। मलिक नजीब, IMF के मुतालिबात जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, हर नई शराइत जो है हमारे सामने आ जाती हैं। इस वक्त IMF ने एक मुतालिबा किया है कि नेपरा और ओगरा की कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ बगैर किसी ताखीर के अमल उस पर किया जाए। क्या हुकूमत ने अपनी सियासी बका के लिए अब बिजली और गैस की जो कीमतें हैं उसका भी मुकम्मल फैसला है, हम देख रहे हैं कि उसको IMF पे छोड़ दिया है। क्या पार्लियामेंट का इस अमल में अब कोई किरदार जो बाकी नहीं रहा? काशा देखें, हुकूमत इस वक्त 40 बिजली और गैस के बिलों पर रही है, वो इसके अलावा हुकूमत के पास है क्या? कहाँ से कौन सा इदारा है जो हुकूमत को कमा कर दे रहा है? कोई ऐसा इदारा नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत को कमा कर दे। वो तमाम के तमाम अखराजात जो है, हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी हैं, वो तमाम आवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। उसमें बिजली के बिलों की बातों में निकाले जा रहे हैं। IMF को भी पता है कि निकलने पैसे यहीं से हैं। IMF को भी अब पता चल गया है। IMF ने इससे पहले मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ बिजली के बिलों और गैस के बिलों पर चल रहा है। तो हुकूमत के पास तो है ही कुछ नहीं है, वो कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो उसको कमा कर दे। वो जितने भी अखराजात हैं हुकूमत के, चाहे वो वज़रा के अखराजात हैं, PM के अखराजात हैं, तमाम तार अखराजात, तमाम इदारों के अखराजात आवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। वो कुछ बिजली के बिलों की मदों में, कुछ गैस के बिलों की मदों में, कुछ जो महंगाई में इजाफा करके किया जा रहा है, वो लाजमी बात है। कितने आपने निकाले होंगे? लाजमी बात है, पेट्रोल से वो उसी में आ जाता है। बिजली के बिलों में, बिजली भी तो पेट्रोल से ही होती है। तो इसके अलावा जो दीगर महंगाई होती है उसमें आप देखें कि वो भी तमाम तर जो बोझ है वो आवाम पर पड़ता है। तो जितने भी इस वक्त अखराजात हुकूमत के हैं वो तमाम के तमाम आवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। बदले में आवाम को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। आवाम को 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। से महरूम आप देखें, आवाम के पास 1 माह की फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, बड़ा आसान कर रहे हैं सर। वो खत्म हो गई है, वो भी खत्म हो गई। कल आखिरी दिन था जी, कल आखिरी दिन था, कल से वो भी किराए शुरू हो गए हैं। तो लेकिन जो चले ये हुआ है कि वो जो सफ़र करने वाले रेगुलर मुसाफिर थे उनको थोड़ी सी सहूलत ये हुई है कि रश कम हो गया मेट्रो बसेस में। तो अब मुझे आपने बात ही बुला दी है, मैं क्या बात कर रहा था? पेट्रोल की बात कर रहे थे, प्राइसेस की बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि बदले में आपने आवाम को क्या दिया? आवाम को देखें कि आप के पास, आवाम के पास ना तालीम है, ना सेहत है, ना 2 वक्त की रोटी है। आवाम जाएं तो जाएं कहाँ? कोई ना तालीम है, ना सेहत है, ना 2 वक्त की रोटी है। परेशानियां ही परेशानियां हैं। हर महीने ये टेंशन होती है स्टार्ट में कि गैस का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीसें देना, घर का किराया देना है। सो ये तमाम तर टेंशन जो हैं वो आपकी हैं, हमारे अवाम की है, हमारे लोगों की है। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। तारिक सुमैर साहब, सगीर चौधरी साहब, किरण खान और मलिक नजीब। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।